नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल की बातें आजकल हम कर रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री काल के कामों पर खूब चर्चाएं होती हैं, खूब बातें होती हैं। लेकिन वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे और उस बारे में बहुत कम बातें सुनने देखने को मिलती हैं। संजय गांधी के बेहद करीबी लोगों में शामिल चौधरी बंसीलाल ने दिसंबर 1975 में रक्षा मंत्री के रूप में पदभार संभाला था और यहाँ भी वो अपने साथ हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर जब थे वो तो प्रधान सचिव एस के मिश्रा जी को रखते थे और अपने साथ उनको रक्षा मंत्रालय में ले गए और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव उनको बनाया गया और मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों का दायित्व भी उनके पास था। जिस समय चौधरी बंसीलाल को रक्षा मंत्री बनाया गया उस समय देश में इंदिरा गांधी से ज्यादा चर्चाएं संजय गांधी की रहती थी और चौधरी बंसीलाल उनके खासमखास लोगों में से एक थे। ऐसे में संजय गांधी के बारे में भी जो नकारात्मक आज तक सुना देखा जाता रहा है उसमें चौधरी बंसीलाल को भी लपेटा जाता रहा है और काफी हद तक ये बात सही है कि अगर संजय गांधी ने कुछ अच्छे काम किए या कुछ बुरे काम किए तो निश्चित तौर पर चौधरी बंसीलाल का उनमें हाथ रहा ही होगा। और एस के मिश्रा जी ने आपातकाल के लिए भी चौधरी बंसीलाल को जिम्मेदार नहीं मानते हुए इसका जो अपराधी है वो सिद्धार्थ शंकर रे को माना है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर जी की भी मैंने एक किताब पढ़ी थी, एक जिंदगी ही काफी नहीं, उसमें उन्होंने आपातकाल का असली जो खलनायक है वो चौधरी बंसीलाल को बताया था। खैर, रक्षा मंत्री के रूप में करीब 2 साल के कार्यकाल में चौधरी बंसीलाल ने जो काम किए वो एस के मिश्रा जी ने अपनी किताब फ्लाइंग इन हाई विंड्स में लिखे हैं। रक्षा मंत्री बनने के बाद चौधरी बंसीलाल चेन्नई में एक युद्ध कारखाने का निरीक्षण करने के लिए गए और वहां पर उन्होंने जनरल सैमसन के साथ एक मीटिंग भी की। बंसीलाल जी विजयंत टैंकों के कम निर्माण से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा उनका प्रोडक्शन किया जाए और विजयंत टैंकों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा करके सेना को सौंपे जाए क्योंकि टैंकों की भारी कमी चल रही थी। उन्होंने अपने जो संयुक्त सचिव हैं एस के मिश्रा जी उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी और 2 हफ्ते तक वहां रुकने के लिए उनको कहा और इसके बाद मिश्रा जी ने पाया कि अगर मशीनरी को अपडेट कर दिया जाए और थोड़ा निवेश कर दिया जाए तो विजयंत टैंकों को ज्यादा मात्रा में बनाया जा सकता है। इंदिरा गांधी इसके लिए तैयार हो गई लेकिन एक समस्या आ गई। टैंक में जो गन्स लगनी थी यूके से आनी थी वो गन, और यूके की फैक्ट्री ने ज्यादा गन सप्लाई देने में हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन बंसीलाल जी की जिद थी कि टैंक तो बनेंगे और ज्यादा बनेंगे, इसलिए उन्होंने मिश्रा जी को कलकत्ता भेजा, रांची भेजा, कानपुर की गन फैक्ट्रियों में भेजा, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। इसके बाद भी बंसीलाल जी इस जिद पर अड़े रहे कि कहीं से भी लाओ, गन का इंतजाम करो। और इसके बाद पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के बेंडिगो में एक गन फैक्ट्री थी जो यूके की फैक्ट्री से लाइसेंस लेकर ऑस्ट्रेलिया में बंदूकें बनाती थी, लेकिन ऑर्डर नहीं मिलने के कारण बंद हो गई थी। भारत सरकार ने बेंडिगो से संपर्क साधा और दोबारा से फैक्ट्री खोलने के लिए यूके से अनुमति मांगी। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी इस बात से बहुत खुश थी। लंबे समय से बंद पड़ी उनकी फैक्ट्री फिर से चालू हो गई थी और बड़ी संख्या में लोगों को वहां रोजगार मिला। भारत को बदले में बंदूकें मिल गई, गन्स मिल गई जो विजयंत टैंक के अंदर लगनी थी और बंसीलाल जी खुश हो गए और एस के मिश्रा जी ने अपनी पीठ थपथपा ली। सेना को उसको विजयंत टैंक समय के अनुसार मिलने शुरू हो गए। और पिछले दिनों दोस्तों एक खबर भी चर्चा में थी कि अब सारे के सारे हथियार भारत में बनेंगे ताकि सेना की जरूरतें पूरी की जा सकें और बाहर जाने की बजाय देश का पैसा देश में काम आए। ये काफी अच्छी पहल है, इस तरह की पहल होनी चाहिए। बंसीलाल जी ने एक तरीके से इनकी शुरुआत की थी। एक किस्सा और मिश्रा जी ने बताया कि भारत के पास किरण एयरक्राफ्ट था और उसमें एक खराबी आ गई थी जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL के जो विमानिकी इंजीनियर थे वो सुधार नहीं पा रहे थे। रक्षा मंत्री बंसीलाल जी ने आधी रात के आसपास HAL के अध्यक्ष के साथ बेंगलोर राजभवन में एक बैठक की और उस समय शीला दीक्षित के ससुर उमा शंकर दीक्षित जी राज्यपाल होते थे और कभी वो देश के गृह मंत्री भी रहे थे। चर्चा के दौरान बंसीलाल जी ने अध्यक्ष को चेतावनी दी कि यदि 6 हफ्ते के भीतर किरण विमान की खराबी ठीक नहीं हुई तो आपको दूसरी नौकरी देखनी पड़ेगी। बंसीलाल जी को कोई हल्के में उस समय नहीं ले सकता था क्योंकि उन्हें खाली धमकियां देने की आदत नहीं थी। किरण विमान की जो खराबी थी वो 1 महीने में दूर कर ली गई और फिर उड़ान भरने योग्य हो गया और इसके बाद अध्यक्ष ने भी लंबे समय तक HAL में नौकरी की। इस तरह के थे चौधरी बंसीलाल। टाइम बाउंड काम की एक समय सीमा निर्धारित की
और उस समय सीमा के भीतर काम करवाना उनको आता था, इसलिए शायद वो इतने जीवन में इतने प्रोजेक्ट्स दूर कर पाए। आज ही एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और चोई बंसीलाल जी के साथ उन्होंने लंबा एक समय बिताया है। और एक प्रसंग उन्होंने बताया कि जब चोई बंसीलाल अपने अंतिम दौर में थे, अंतिम समय में थे, बीमार चल रहे थे, उनका समय नज़दीक आ गया था, तब एक बहुत संत जो कभी लोहारू और बारडा के टिब्बों को देख कर आए थे, वहाँ पर उन्होंने तप किया था, वो उनसे मिलने अस्पताल में आए और अस्पताल में आकर वो चौधरी बंसीलाल के जो पंधे हैं पाँव की तरफ बैठ गए। तो इस पर जो तीमारदार थे उन्होंने कहा कि आप तो इनके सिराने की तरफ बैठिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरा बाणा अगर जोगी का है, संत का है, तो मैंने तो वो क्षेत्र देखा है जहाँ पर चौधरी बंसीलाल ने पानी पहुँचाया है और इतने काम उन्होंने जीवन में किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक संत का ही दर्जा रखते हैं। भले इनसे जीवन में गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन जिस क्षेत्र में इन्होंने पानी पहुंचाने का काम किया है, उस क्षेत्र के लिए मैं हमेशा इनको साधुवाद दूंगा। और ऐसा करना बहुत दुर्लभ काम का था। एक बार बताते हैं कि कैरो बारडा क्षेत्र में आए थे प्रताप सिंह कैरो जी, और उनसे किसी ने पानी मांगा था कि हमें पीने के लिए पानी चाहिए। तो कैरो ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा था कि आपको पानी तो रब ही दिला सकता है। लेकिन चोई बंसीलाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने लोहारू बारडा जैसे टिब्बों में पानी पहुंचाने का काम किया। और उनकी जो लिफ्ट इरिगेशन योजना थी, मैं उसके बारे में जानकारी जुटा रहा हूँ, पूरी मुझे मिली नहीं, तो जैसे ही मिलती है मैं आपके सामने वो भी बताऊंगा। इस तरह के काम किए दोस्तों, इसलिए हम उनको याद रखते हैं। जो भी इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करके जाएगा, उसको दुनिया याद रखेगी ही। याद रखने का एक ही नियम है दोस्तों, बहुत सारे लोग पुल बनवाते हैं, बहुत सारे लोग धर्मशालाएं बनवाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग अपने नाम को दुनिया में जिंदा रखने के जतन करते हैं। नाम को याद रखवाना है दोस्तों, तो एक ही फार्मूला है कि दुनिया के लिए जीना सीखिए। जिसने भी दुनिया के लिए कुछ किया है, दुनिया ने उसको याद रखा है। जिसने अपने लिए हमेशा कुछ किया है, उसको दुनिया भुला देती है। चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी क्यों ना हो, जिसने खुद के लिए जीवन जिया है, उसको ये जमाना याद नहीं रखता है। चोई बंसीलाल को आज भी हम याद करते हैं, तो जरूर उन्होंने दुनिया के लिए कुछ किया होगा, ऐसी नेकियां की होंगी जिसके लिए उन्हें याद रखा जाता है। शुक्रिया दोस्तों। और कुछ कहानियां हैं, 2-4 कहानियां और जो मिश्रा जी ने अपनी फ्लाइंग इन हाई विंड्स में बताई हैं, वो 3 बजे लेकर आता रहूँगा। फिर उसके बाद किसी और किताब की तरफ, राजनीति की बातों की तरफ चलेंगे। आपका प्यार मिलता है, अच्छा लगता है, बनाए रखिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नमस्कार।